चलो बच्चों चैप्टर 1 के और इसके आगे 2 3 3 कंटिन्यू कर दूंगा 2 3 4। तो डेरिवेशन जितने हैं 5-7 जो डेरिवेशन है चैप्टर 1 के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का, उसको मैं एक बार ये हो जाएगा कि तुम्हें फॉर्मूला सारा याद हो जाएगा। एप्लीकेशन तो पी वाई क्यू सॉल्व करोगे तो आ ही जाएगा। तो डेरिवेशंस का जो एक तरीके से लिस्ट है पूरी बुक का, फर्स्ट सेकंड दोनों बुक का, तो वो मैं तुम्हें कर देता हूँ यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। और उससे पहले मैं बता दूं आपको कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया बच्चे बेटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब एक तरीके से दो इक्वल चार्जेस का कॉम्बिनेशन है ना। ये तुम्हारा प्लस क्यू और ये क्या है, ये माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ two equal and opposite charges, two equal and opposite charges separated by small distance, है ना। opposite charges separated by small distance, separated by small distance, separated by small distance। डन है। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो स्ट्रेंथ मेजर करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, उसको P से डिनोट करते हैं। और P इक्वल टू क्या होता है, एक चार्ज और जनरली पॉजिटिव और उसके बीच का जो सेपरेशन होता है ना उसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है बच्चा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी जब होगा बच्चों तो डायरेक्शन भी होगा डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। क्या लिखेंगे, डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल and dipole moment. Electric dipole is a combination of two equal and opposite charges separated by a small distance, and strength of electric dipole is measured as electric dipole moment P equal to either charge और उसके बीच का सेपरेशन जो है उसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चलो अब इसी कारण अभी आते हैं कि एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो डेरिवेशन है उसको कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है अगर मैं ये लिखना चाहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण तो क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नोटबुक साथ रख करके पढ़ना, ये सब पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट क्या है, देखिए पहले एक्सियल पॉइंट पे जब तुम्हें बनाना हो गौर करना कि जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके नियर बाई में प्लस रखना, प्लस क्यू और माइनस क्यू। इससे एक्स्ट्रा तुम नेगेटिव जो चार्ज आएगा, नेगेटिव जो वैल्यू आएगी उससे तुम बच जाओगे। जैसे मुझे लेट सपोज ये पी पॉइंट है और यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पॉजिटिव चार्ज इसके नजदीक रखूंगा, नेगेटिव भी रख सकते हो लेकिन इसमें फिर क्या होगा कि माइनस का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये करना है। अच्छा, सेंटर से, इसके सेंटर से जो यहाँ तक का डिस्टेंस था प्यारे बच्चों वो x है और ये वाला जो है वो कितना है, a है। तो अब ये वाला डिस्टेंस कितना बच जाएगा, x माइनस a। ध्यान दिया, यहां से यहां तक का x, ये a है तो ये हो गया x माइनस a। अब यहां से आ जाओ, ये तुम्हारा क्या है x प्लस a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कॉम्बिनेशन के कारण इस P वाले पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ये वेक्टरली तो ऐड ही होएगा। अलग बात है कि प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बच्चों वो इस डायरेक्शन में होगा और माइनस जो है इस चार्ज को अपनी और इस तरीके से अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इधर। डन है। तो ऐसा अब इसकी वैल्यू रखेंगे, वेक्टर का साइन अगर कंसीडर करेंगे इसमें तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखोगे बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है देखो प्लस क्यू के कारण तो के क्यू और डिस्टेंस कितना है x माइनस, प्लस क्यू से यहां तक का डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा x माइनस ए का
स्क्वायर, ठीक है, माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी जो मैग्नीट्यूड था। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा जाए, के क्यू अपन ले लेते हैं कॉमन, के क्यू कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन 1 अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की और वैल्यू देखो बच्चों के क्यू, ठीक है। अब यहां लिख लेते हैं क्या एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स प्लस ए का स्क्वायर, डन है। अब इधर क्रॉस करो एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना होगा के क्यू और फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax और नीचे होगा दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काटिए माइनस एक्स स्क्वायर ये यहां से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई E इक्वल टू के क्यू और 4ax है, 2ax को क्या लिखेंगे 4ax या फिर इसको लिख सकते हैं 2a इंटू 2x, ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नोट कर लोगे, तुम्हारे पास ऑप्शन होएगा, मैं आगे बढ़ता हूं और ये किया हुआ भी है। तो अभी तो ये आया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या आगे बच्चे बटे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था उसमें के क्यू इंटू 2a को क्या लिख लोगे p और इंटू 2x और यहां कितना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर अपन क्या लिखते थे याद करिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए x की वैल्यू बहुत बड़ी होती है a के मुकाबले, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम ऑलमोस्ट लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, गौर करो बच्चों, के पी यहाँ 2x और यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया x4, ऐसे काटोगे अगर कैंसिल करोगे तो क्या होगा x से यहाँ x क्यूब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया 2kp अपॉन एक्स क्यूब, किस वाले पॉइंट पे, तो एक्सियल पॉइंट, ठीक है। वेक्टर का साइन अगर कंसीडर करेंगे तो E at axial point equal to 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। जिधर डाइपोल का डायरेक्शन है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होएगा एक्सियल के कंडीशंस में। चलो अब दूसरा चलते हैं बच्चों इक्वेटोरियल पे, ये हो गया, ध्यान दे दो, है ना आगे बढ़ते हैं। एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा गौर करिए, पहले ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, इसके बीच का जो सेपरेशन है मेरे भाई 2a है ना, और यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है P, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होने वाला है बताओ, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये हो जाएगा a, ये यहां से यहां तक x है, तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम से तुम लगाओगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। अब यहां से भी a है, ये वाला भी a है और ये x, तो यहां से भी डिस्टेंस जो होगा तुम्हारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डन है। अब ये प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इस प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा होगा, ये बाहर की साइड, और इस माइनस के कारण इस साइड में ऐसे, क्योंकि माइनस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, प्लस इसको ऐसे रिपेल करेगा। तो इस वाले पॉइंट पे अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड अगर निकालू तो क्या लिखूंगा के क्यू और डिस्टेंस कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब मैं लिख सकता हूँ के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर बच्चों मैं यहाँ पे और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू के कारण जो अगर मैग्नीट्यूड निकालो तो भी वही रहेगा, क्योंकि चार्ज सेम है और क्या है बच्चा
डिस्टेंस भी सेम है, तो के क्यू अपन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस हिसाब से, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, ये तुम्हारा, अब इसको मैं ई मान लेता हूँ, इसको भी, क्योंकि दोनों सेम है तो ई मान लेते हैं, बार बार इतना कितना लिखेंगे, ठीक है। तो समझिए अब क्या होगा, यहाँ पे ये वाला इस डायरेक्शन में ई हो गया, इधर भी क्या हो गया बच्चे पार्टी, इस डायरेक्शन में भी ई हो गया, ये एंगल इधर मान लेते हैं थीटा जो टूटेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट कितना, ई कॉस थीटा, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इधर कंपोनेंट कितना, ई कॉस थीटा, डन है। और इस इलेक्ट्रिक का इधर कंपोनेंट कितना, ई साइन थीटा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा, है ना। तो क्या होने वाला है कि यहां से ये वाला और ये वाला तो हो गया कैंसिल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 2e cos थीटा। ध्यान देना, तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिखूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2e cos थीटा, डन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो तो हमारे पास है कितना, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये cos थीटा मेरे भाई, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो cos थीटा को बेस कितना, a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डन है ना। अब q इंटू टू ए, क्यू इंटू के हो गया, q इंटू टू ए हो गया, और इधर अपन लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के ला रहे हैं। वही सेम कहानी फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को ऑलमोस्ट क्या लिख लोगे आप, एक्स स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू टू ए को पी लिखना है, और नीचे कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। ये आ गया इक्वेटोरियल, ठीक है। वेक्टर का साइन अगर तुम लगाओगे तो तुम्हें लिखना पड़ेगा माइनस, वेक्टर का साइन अगर यहाँ लगाते हैं तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल, गौर करना, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर, तो एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है ना। और इससे पहले वाले में दोनों सेम डायरेक्शन में होते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारा ये हो जाएगा माइनस के पी अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो दो डेरिवेशन मैंने आपको ये बता दिया, और इनफैक्ट फॉर्मूला तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल कॉम्बिनेशन है टू इक्वल चार्जेस की separated by small distance, strength of electric dipole is measured by electric dipole moment P equal to Q into 2A। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अच्छा, एट इक्वेटोरियल पॉइंट हमने कर ही दिया था ना, हाँ, ये एट इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बता दिया आपको। इधर टॉर्क, ठीक है, टॉर्क क्या है भाई, तो जब किसी मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस होता है नेट फोर्स की। अब ये इस वाले में मैं लेकर चलता हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हालांकि बातें मैं बता दूं कि नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है। अब इस वाले में हमने एक डायपोल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक डायपोल रखा है, ये प्लस का क्यू और ये माइनस का क्यू, ठीक है। प्लस क्यू पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, प्लस क्यू पे इधर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई, और माइनस क्यू पे लगने वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में F इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि नेट फोर्स, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स की वैल्यू F नेट की वैल्यू प्लस क्यू ई और दूसरे में माइनस क्यू ई, तो नेट फोर्स जो है वो तुम्हारा 0 हो जाएगा, सही बात, ठीक है। लेकिन हमें डेरिवेशन निकालने किसका, टॉर्क का, तो टॉर्क पे आओ। टॉर्क का तुम्हें पता है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से जो ये वाला डिस्टेंस था मेरे भाई वो तो तुम्हारा 2a था, और ये वाला डिस्टेंस हमें परपेंडिकुलर होएगा, ये तुम्हारा फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होएगा, ठीक है।
ये डी निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेंगे बताएं? साइन थीटा इक्वल टू ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर मतलब डी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो डी इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2a साइन थीटा, डी इक्वल टू 2a साइन थीटा। डन है। तो आइए अब आए टॉर्क निकालते हैं। इतना इंफॉर्मेशन के बाद टॉर्क इक्वल टू, हमें पता है टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये जो डाइपोल है उस पे फोर्स कितना लग रहा है? तो फोर्स तुम्हारा लग रहा है QE। फोर्स क्या लग रहा था? Q इंटू ई, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। ठीक है। अब Q इंटू 2a और इंटू ई साइन थीटा, तो Q इंटू 2a को क्या लिखा जाए? P E साइन थीटा। समझे ना? Q इंटू 2 को P, तो ये टॉर्क हो जाएगा। याद रखोगे। या टॉर्क के बारे में और क्या लिख सकता हूं मैं? टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क P क्रॉस E और फोर्स की वैल्यू 0, फोर्स की वैल्यू 0 और टॉर्क P क्रॉस। कोई दिक्कत? ये एक डेरिवेशन था। अगर आपसे पूछा जाए कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा मेरे भाई, तो टॉर्क मैक्सिमम जब साइन थीटा मैक्सिमम, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री पे हो। टॉर्क मिनिमम कब होगा? मिनिमम जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 0 डिग्री हो और 180 डिग्री, 0 और 180 दोनों पे, है ना? साइन 0 पे 0 होता है, साइन 180 भी 0 होगा। ठीक है। इसी में एक कहानी आती है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे ये अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, और तुमने डाइपोल अभी ऐसे रखा है इस तरीके से, और ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है ना? तो डाइपोल का डायरेक्शन भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर, तो दोनों पैरेलल हो गए। तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0, और इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान दे लेना, छोटी छोटी सी बातें, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो भी कॉन्सेप्चुअल बात मुझे समझ में आ रहा है, मैं अभी इस टाइम पे विद डेरिवेशन में लिख दे रहा हूँ। ठीक है। बाकी तो पूरे साल ही पढ़ा है भाई। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये तुम्हारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये यहाँ पे समझिए उल्टा कर दो, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इधर, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री, है ना? तो इसको लिखोगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स की वैल्यू तो इसमें भी 0 है, नेट फोर्स की वैल्यू इसमें भी 0 है, और जो मैक्सिमम टॉर्क था उस वाले में भी 0 था। मैक्सिमम में क्या कंडीशन हो जाएगा बताओ? ये अगर ऐसा हो तो मैक्सिमम में ये कहानी यहाँ पे ऊपर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और पी इधर, ठीक है ना? तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी इस वाले में? थीटा जो है वो तुम्हारा 90 डिग्री होगा, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो यहाँ पे टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा, टॉर्क इज मैक्सिमम। इसमें टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसमें टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है। अब इसी वाले पे क्वेश्चन आता है कि क्या किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब भी फोर्स 0 होगा क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने रखा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स जो है वो सेम नहीं लगेगा, है ना? इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे, और ये डाइपोल अगर रखते हो, ये माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, और नॉन यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी। मान लो सपोज यहाँ पे तुमने लगा लिया क्यू U1, और इधर जो है वो तुम्हारा क्या है? F इक्वल टू माइनस क्यू E2, ठीक है, और E1 बड़ा है E2 के मुकाबले, तब आप नहीं कह सकते कि नेट फोर्स की वैल्यू अब अगर 0 होगी। नेट फोर्स फिर क्या रहेगा? क्यू E1 माइनस क्यू ऑफ E2, नेट फोर्स। ये उस कंडीशन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है। क्या टॉर्क लगेगा? टॉर्क लगता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो ये कहानी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बाद क्या है तुम्हारा? यहाँ करने के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। फ्लक्स का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? बिल्कुल E डॉट ए। डिफाइंड कैसे होता है बच्चा?
इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ, इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through Gaussian surface। ठीक है बच्चा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये तुम्हारा फाई इक्वल टू ई डॉट ए फॉर्मूला हो गया। और अगर लिखोगे इसको तो और फ्लक्स को फिर आप क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ई ए कॉस थीटा, ई डॉट ए। अब इसमें गॉसेस लॉ है इसके बाद का टॉपिक, गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ में क्या कहता है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी गॉसियन सरफेस, वो क्या होता था बच्चा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन ई नॉट, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन ई नॉट। जैसे मान लो एक ऐसे क्यूब या क्यूबॉइड रखा हुआ है और इसके सेंटर में यहाँ पे मैंने कोई चार्ज रख दिया, यहाँ पे प्लस क्यू रखा है, तो इससे फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पूरे एंटायर अगर क्यूब से पूछूं तो फ्लक्स कितना हो गया, क्यू अपॉन ई नॉट एस। ठीक है, सेम अरेंजमेंट है बच्चा बॉडी, ये तो एंटायर पूरे क्यूब से अगर पूछा जाए तो ये तुम्हारा ये होगा। अगर आपसे कहा जाए कि एक फ्लक्स से एक फेज से बताने हैं आपको, है ना, एक फेज से, लेट सपोज आपको इस वाले फेज से बताने हैं कि कितना होगा, ये नीचे वाले फेज से बताना है। तो अगर एक फेज से अगर बताने हैं, वन फेज, उस समय फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन 6 ई नॉट, एक फेज से, टोटल 6 फेजेस से एक फ्लक्स से। ठीक है, अगर मैं और बोलूं क्यूब है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला तो बहुत बार है, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में भी है, उसमें कुछ अलग तरीके से है थोड़ा सा, अभी मैं ये बता देता हूँ फिर उस वाले पे चल लेंगे। इसमें क्या है कि मान लो कि इस वाले कॉर्नर पे रखा हुआ है, इस वाले पे क्यूब, तो कह रहे इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स, तो ऐसे ऐसे कितने क्यूब लगाने पड़ेंगे, 8। तो ठीक है, डन है। क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है वो ये है कि ये एक स्क्वायर है, इसका साइड जो है ना वो तुम्हारा दिया हुआ है ए, और इसके सेंटर से a अपॉन 2 डिस्टेंस पे आपने रखा है एक चार्ज, Q कूलम का चार्ज रखा है। तो आपसे पूछा रहा है कि इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो जस्ट देखो a/2 डिस्टेंस है और ये a है, तो ऐसे a साइड का अगर तुम क्यूब बनाते हो तो ये इसके अंदर आ जाएगा, तो फ्लक्स एक तरह वही वाला हो जाएगा जो एक फेज से पूछा जा रहा है ना। तो एक फेज से कितना होता था, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन। ठीक है, डन है। अभी जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चा, ये मिटा, आगे बढ़ते हैं इस पे। ये है कि मान लो प्लस क्यू ऐसे रखा हुआ है और ये तुम्हारा क्या है, एक रेडियस है, और अब तुमने रेडियस में डबल कर दिया, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन ई नॉट। अब रेडियस आपने डबल कर दिया, ये कर दिया ऐसे 2r कर दिया, तो अगर रेडियस तुम डबल कर दोगे तो उस समय फ्लक्स जो है अभी भी क्यू अपॉन 2 ई नॉट है, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना, देखते ही मार देना, 4 ऑप्शंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। रेडियस वाली जब बात हो ना तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू इनक्लोज अपॉन ई नॉट लगाना है, दोनों केसेस में यही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस तो कई सारे हैं, वो तो पीवाई को जब सॉल्व करूंगा तो वहां दिख जाएगा। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, ये है कि एक कॉन्सेंट्रिक दो स्फीयर है, ठीक है, और या सर्कल सेल है, और इसके अंदर चार्ज जो है वो Q1 है और इसके अंदर चार्ज जो है वो Q2 है, ये सरफेस S1 है और ये सरफेस तुम्हारा S2 है। तो कह रहा है कि पहले सरफेस से और दूसरे सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स का रेशियो बता दो। तो भाई पहले सरफेस से तो फ्लक्स कितना होगा, Q1 अपॉन ई नॉट। अब जब दूसरे सरफेस से जब लोगे ना तो Q1 और Q2 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन ई नॉट। ठीक है, ये कैंसिल, तो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q। ठीक है मेरे भाई, ऐसा और भी है बच्चों, क्या है इसमें, अगर मैं कहूँ कि जैसे मान लो ये तुम्हारा इसके अंदर प्लस क्यू रखा हुआ है, ये गॉसियन इस तरह का सरफेस है,
तो फ्लक्स बता दो, तो फ्लक्स इक्वल टू तो क्यों हो गया Q अपॉन ई नॉट। अब मैंने कहा कि मुझे ये जो है ना, ये मैंने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें भर दिया जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K है। तो अगर अब फ्लक्स बता दो, तो अब जो फ्लक्स होगा ना बाद में, वो फाई इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन K ई नॉट, या याद करिए K को लिखते थे ई आर ई नॉट, इस तरीके से। मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर आ गया तो फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन ई नॉट, ई नॉट के जगह पे ई रह जाएगा फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और इस ई को क्या लिखते हैं, ई को ई नॉट इंटू ई आर या ई नॉट इंटू ई। ठीक है बच्चा, ई की वैल्यू तुम्हारी इतनी हो जाएगी। ठीक है, ये लिख लो, ये लिख लो। तो ये कहानी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। इतना करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट, अब एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम है ना। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में आइए, ये है तुम्हारा लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर के कारण निकालना है मुझे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर है इसके कारण, तो चार्ज पर यूनिट जो लेंथ है उसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, Q अपॉन L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना है बाय अप्लाइंग गॉसेस लॉ। तो ये तो हो गया लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर। अब इसके मान लो कि r डिस्टेंस पे, इस वाले डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होगा कि इसको गॉसियन सरफेस बनाना है। ठीक है, इसको क्या बनाना है, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के लिए सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, इसको क्लोज कर लीजिए, इसको क्लोज कर लीजिए, कर लिया। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर की तरफ निकलेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारा देखो ये रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चा पार्टी ये रहेगा। ठीक है, इस साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से चारों साइड ऐसे। ठीक है, तो एरिया अगर तुमसे पूछा जाए कि एरिया वेक्टर, तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, ये तो एरिया जो है ये तुम्हारा फर्स्ट एरिया हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगा ले, ये वाला फर्स्ट एरिया है ना। ये वाला सेकंड एरिया है, और ये वाला जो है वो इधर जो बाहर की तरफ जो एरिया होगा वो तुम्हारा थर्ड। तीन एरिया, एक कर्व सरफेस एरिया और इस तरीके से। तो अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो बाई गॉसेस थ्योरम फ्लक्स इक्वल टू, पहले तो तीनों सरफेस से पास होने वाला, φ1 प्लस φ2 और प्लस φ3, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ठीक है, तो अब इस फाइव को क्या लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस वन, इसको लिखेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस टू, और तीसरे वाले का लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस थ्री। जरा गौर करिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसका एरिया इस डायरेक्शन में होएगा, इसका एरिया नीचे की तरफ होगा बच्चा। तो एंगल कितना बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ये एंगल बन गया 90 डिग्री। यहाँ भी एंगल कितना बन गया बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, 90 और 90, तो उस हिसाब से E और डी एस वन, एस वन और कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ भी कॉस 90 क्या होगा, 0। सिर्फ बचेगा कितना, तो ई डॉट डी एस थ्री। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ E और S3, उसका पूरा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2, ये 2 पाई r और लेंथ L है, तो ये हो जाएगा, और cos 0 इधर। ठीक है, और ये फ्लक्स की वैल्यू हो गई। तो फ्लक्स इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, इसको क्या लिखेंगे, E इंटू 2 पाई r इंटू एल। ठीक है, डन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये तो हो गया। बाई गॉसेस थ्योरम आपको क्या पता है, फ्लक्स का ये हो गया। दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पता है, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन ई नॉट, है ना। लेमडा इक्वल टू अभी हम क्या लिखे चल रहे, क्यू अपॉन एल, तो क्यू को क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू एल। तो फ्लक्स का जो दूसरा फॉर्मूला है क्या है, लेमडा इंटू एल अपॉन ई नॉट, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर कर लो, और क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों फ्लक्स निकाल लिए। एक फ्लक्स था अभी पीछे देख लेना, E इंटू 2 पाई आर एल और लेमडा इंटू एल अपॉन ई नॉट।
एल से एल कैंसल, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके मेरे भाई, तो ये ध्यान रखना, कभी लॉन्ग स्टेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है, E वर्सेस आर का, तो ये इस तरीके से, क्योंकि आर बढ़ाओगे E की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज शीट इसके कारण बनाना है, ठीक है। अब इसके कारण देखो क्या होगा, ये हम एक चार्ज शीट बना लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और क्या करेंगे इसमें, अब छोटा सा एरिया ऐसे कट करेंगे, इसी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, इसको गॉसियन सरफेस बनाते हैं, क्लोज करने की कोशिश करते हैं इस साइड और इस साइड, ठीक है। और ये शीट ऐसे रखा हुआ है, तो जब ऐसे रखा हुआ है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बच्चे, बाडी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ऐसे बाहर की तरफ जाएगा इधर, और इस साइड भी क्या होगा बच्चा, बाहर की साइड, बीच में अगर रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ऐसे, ठीक है। अब इसका एरिया ए है तो इसका भी एरिया ए मान लेते हैं, और इसमें भी जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में, एंगल मतलब कहने का मतलब, अगर मैं इसको लिखूं, लेट सपोज इसको ए है ना, फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, और इधर जो है ये जो कर्व सरफेस एरिया है उसको मान लेते हैं थर्ड सरफेस, तो और सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स अगर लिखेंगे फाई इक्वल टू, तो फाई वन पहले सरफेस है, फाई टू दूसरे सरफेस है, और फाई थ्री तीसरे सरफेस है। फाई वन को लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एस वन प्लस ई डॉट डी एस टू और प्लस ई डॉट डी एस थ्री, ऐसा, ठीक है, ई डॉट डी एस थ्री। अब क्या होगा, फ्लक्स को क्या लिखे, फाई वन, फाई वन, तो इस सरफेस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बच्चा, और एरिया भी इसी डायरेक्शन में, तो क्या लिखूंगा, ई डॉट ए मतलब ई ए। सेकेंड सरफेस से भी वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया भी इसी डायरेक्शन में है, तो क्या लिखा जाए, ई ए। थर्ड वाले में एरिया ऊपर के डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये कितना होगा तुम्हारा 90, ठीक है। तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो फ्लक्स कितना हो गया, 2 इंटू ई इंटू ए, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, डन है। फ्लक्स का के बारे में गॉसेस थ्योरम से तुम्हें क्या पता है, गॉस थ्योरम से फ्लक्स के बारे में क्या जानते हो, बाय गॉस थ्योरम, चाहे तो लिख लेते हैं, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन ई नॉट। चार्ज की वैल्यू क्या लिखा जाए, देखो चार्ज को लिखेंगे सिग्मा इंटू ए, तो चार्ज को लिख लिया सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया तुम्हारा सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो, 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन ई, यहां से ये कैंसल, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग स्टेट प्लेन शीट के कारण L E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डन है, ओके। देख लो, आइए अब तुम्हें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला है कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो अगर मैं कहूं कि E वर्सेस R का ग्राफ बनाऊं, तो भाई R पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो कांस्टेंट, ठीक है। अब इसी वाले में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मान लो ये दो प्लेन शीट है ऐसे रखा हुआ, पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये मान लेते हैं सिग्मा है, ये भी सिग्मा वन या सिग्मा टू, ठीक है, दोनों अलग अलग है, सेम भी हो सकता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो इस के कारण प्लस के कारण बाहर, इस प्लस के कारण भी बाहर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा वन अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी सेम ही होगा बच्चा, प्लस के कारण बाहर बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा वन अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा टू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
अब मान लो कि सिग्मा 1 की वैल्यू अभी बड़ी है सिग्मा 2 से, तो यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, जो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। दिस इज योर इलेक्ट्रिक। एक प्लस का एक माइनस का रहेगा, एक प्लस का है एक माइनस का रहेगा, ये प्लस और दूसरा अगर माइनस का है, मान लो दोनों अभी सिग्मा सिग्मा ही रख लेते हैं, और उसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा है बच्चे, इसके कारण बाहर और इसके कारण अंदर, डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, दोनों सिग्मा है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2, दोनों सेम है, डिफर है, इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ये प्लस है इस डायरेक्शन में, माइनस है इस डायरेक्शन में, तो ए इक्वल टू फिर क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ए इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाहर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, डन। तो ये कहानी है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू स्फेरिकल शेल इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन है, लास्ट एप्लीकेशन है स्फेरिकल शेल के कारण। चलो भाई, पहले तो फर्स्ट में लिखते हैं इनसाइड, ठीक है, ये वाला जो है रेडियस वो आर है, और मैं एक रेडियस बना लेता हूं स्मॉल आर का, इनसाइड मतलब आर लेस देन आर लेके चलो, ठीक है। और जो भी तुम चार्ज दोगे ना, चार्ज गिवन टू द स्फेरिकल शेल, वो उसके आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। मैं ये स्टेटमेंट लिख भी देता हूँ, चार्ज गिवन टू स्फेरिकल शेल प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस। तो जब आउटर सरफेस है तो अंदर चार्ज इनक्लोज की वैल्यू 0 है ना। चार्ज इनक्लोज की वैल्यू कितनी बची, जो इस कंडीशन में इनसाइड अगर बात करूं, तो चार्ज सॉरी जो क्यू इनक्लोज्ड है वो तुम्हारा कितना है इनसाइड, अभी मैं इनसाइड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स का दो फॉर्मूला, मान लो ई डॉट ए, चलो अगर लिख भी लेते हैं, और फ्लक्स को मैं लिख लेता हूँ क्या, ई एरिया रेडियस आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन और दूसरा फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ये फर्स्ट है, मान लो फ्लक्स का दूसरा गॉसेस थ्योरम से क्या है, चार्ज इनक्लोज अपॉन ई नॉट, और चार्ज इनक्लोज की वैल्यू 0 है, तो अगर ये 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या लिख लोगे तुम, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। डन है, चलते हैं ऑन द सरफेस, मिटाऊं आगे बढ़ूं, ठीक है। बी में ऑन द सरफेस, ऑन ऑन सरफेस का मतलब जस्ट स्लाइटली थोड़ा उससे बाहर की तरफ, ऑन द सरफेस तो मतलब कहने का मतलब आर जो है ना, ये हमने आर लिखा, इससे हल्का सा बाहर, जैसे कि वो चार्ज ना उसके अंदर आ जाए, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो यही गॉसियन सरफेस हो गया। तो फ्लक्स इक्वल टू दो फॉर्मूले, क्या ई डॉट ए, तो ई डॉट ए, तो ई और एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये फर्स्ट हो गया फ्लक्स का। बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इंक्लोज अपॉन ई नॉट, चार्ज इंक्लोज अपॉन ई नॉट। अब चार्ज इंक्लोज, इसको चार्ज कितना दिया हुआ है आपने, क्यू दिया हुआ है सपोज, तो क्यू अपॉन ई नॉट, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड निकाल लो बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन ई नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू 4 पाई ई नॉट इंटू सॉरी आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसको 1/4 पाई नॉट को के लिखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन, जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑन ऑन सरफेस, ठीक है। लास्ट में है क्या, आउटसाइड, लास्ट में क्या लिखोगे, आउटसाइड, सी वाले पार्ट में आउटसाइड।
अब ये स्फेरिकल शेल प्लस जो तुम चार्ज दोगे इसको, इसका रेडियस r, और गॉसियन सरफेस इसके बाहर बनाते हैं। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू r है, अभी r बड़ा है r। ठीक है, तो फ्लक्स को क्या लिखेंगे, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन ई नॉट। तो ई एरिया, अब गॉसियन सरफेस बड़ा एरिया लेना है तुमने, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू इनक्लोज तो क्यू था अपॉन ई नॉट, ई इक्वल टू क्यू अपॉन, बस इसमें आर थोड़ा अंदर हो जाए, ये बड़ा हो जाएगा, है ना, तो इसको लिखेंगे के क्यू अपॉन, जैसे जैसे आर बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। ठीक है बच्चों, तो इसका लास्ट ग्राफ है स्फेरिकल शेल के कारण, और वो है ई वर्सेस आर का ग्राफ स्फेरिकल शेल के कारण। पहले जीरो से लेकर के टिल सरफेस तक, जीरो से लेकर के सरफेस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी कुछ होती थी नहीं थी, ऐसे रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद सरफेस पे वो वैल्यू जो है मैक्सिमम होती है, और उसके बाद जब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो वैल्यू तुम्हारी कम होती रहती है, इस तरह ध्यान रखोगे। यहाँ पे यहाँ जीरो से आर तक कुछ भी नहीं, उसके बाद डिक्रीजिंग, और ये मैक्सिमम वैल्यू थी के क्यू अपॉन। दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेशंस, फॉर्मूला और ये सब कुछ। ठीक है बच्चों, ठीक है, दूसरे चैप्टर का अभी कुछ देर में करेंगे।